आप सभी को जय हिंद। आज हम औद्योगिक क्रांति विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे हिस्ट्री सब्जेक्ट का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है औद्योगिक क्रांति, और बहुत सिंपल से सवाल इससे बनते हैं और ज़्यादा नंबर के बनते हैं। चलिए बात करते हैं औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति या फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। चलिए इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक पहले रोड मैप बना देते हैं कि मैं ऐसा टॉपिक वाइज आपको बताते जा रहा हूँ, है ना। हाँ भैया ये सुन लीजिए, फिर आप कितना टॉपिक याद रखेंगे। हम पूरे टॉपिक को एक साथ देख लेते हैं ना कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो कुछ खास नहीं है, कुछ विशेष नहीं पढ़ना है, वही पढ़ेंगे जो बाकी सभी चैप्टर में पढ़ते थे। देखिए एक चीज हम बहुत गलत करते हैं कि हम बुक को कभी नहीं पढ़ते, आईएमपी क्वेश्चंस के पीछे भागते हैं। हाँ ये बैंक आ गया, प्रश्न बैंक आ गया, ये आ गया, है ना। ये सारी चीजों के पीछे आईएमपी क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, बुक को कभी देखा नहीं। और बुक को भी पढ़ लिए तो एक सिस्टम से हमने नहीं पढ़ा बुक को। अगर हमारा याद किया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में अगर फंस भी जाता है तो बिना नॉलेज का अगर हम 80% भी ला लेते हैं तो वो एक कागज का टुकड़ा ही है। बिना नॉलेज का परसेंट कोई काम का नहीं है। आप 60% लाए हैं और आप 60% के बराबर नॉलेज रखते हैं तो वो काम का है। फिर इस कारण मेरा हमेशा से फोकस रहता है कि मैं फैक्चुअल बात को ना करते हुए एकदम कॉन्सेप्चुअल बात पर फोकस करूँ। आधारभूत चीजों को ज्यादा हम जोड़ देंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो यही मैं बता रहा था कि कोई सा भी चैप्टर हम पढ़ें उसमें कुछ खास नहीं होता है, कुछ चीजें होती है जिस पर हमें फोकस करना होता है। अगर उतनी चीजों को हमने ध्यान दे दिया तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। और वो चीजें हैं कुछ, इन चीजों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। कोई भी चैप्टर को हमें केवल 4 टॉपिक के ऊपर ध्यान देना होता है। पहला कब, मतलब औद्योगिक क्रांति कब हुई। दूसरा कहाँ, औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई। तीसरा क्यों, औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, ये कब हुई, कहाँ हुई और क्यों हुई। और चौथा कैसे, कैसे हुई। पहला औद्योगिक क्रांति कब हुई, दूसरा औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई, तीसरा औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, जहां पर हुई वहीं पर ही क्यों हुई, भारत में क्यों नहीं हुई। ऐसा कुछ सवाल जो है, सवाल 4 ही प्रकार के होते हैं, कब, कहाँ, क्यों और कैसे। अगर हम इसको समझ लिए तो फिर 10 प्रकार के सवालों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। सवाल आप आराम से 2 बार 3 बार पढ़िए, सारा क्लियर हो जाएगा। आराम से आंसर राइटिंग अप्लाई कीजिए। तो ये बेसिक है, किसी भी चैप्टर का ये बेसिक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यायावर साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे, तो यायावर साम्राज्य में वो चंगेज खान वाला जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने ये सिंपल सा चीज हमने देखा कि भाई यायावर साम्राज्य या चंगेज खान की जो घटना है वो कब की है, कहाँ की है ना। मंगोलिया वाला जो क्षेत्र है उसके बारे में हमने बात किया था, तो कहाँ की है, मध्य एशिया। और वही क्षेत्र के लोग इतना पावरफुल क्यों हुए। चाइना के लोग भी तो हो सकते थे, ये इधर पश्चिम एशिया के लोग भी हो सकते थे। वो एरिया के लोग इतना ज्यादा सक्सेस क्यों, कैसे हुए कि पूरा एशिया वाले एरिया को, मतलब ये हमारा हिमालय के नीचे वाले हिस्से को छोड़ दें तो हिमालय के ऊपर का पूरा जो एशिया वाला पार्ट है उस पर पूरा कब्जा जमा करके बैठे थे। इसके पीछे क्या कारण है और कैसे जीता, इतने बड़े क्षेत्रों को मंगोलों ने कैसे जीता। ये 4 टॉपिक, और कोई भी चैप्टर आप ले लीजिए, केवल इन 4 टॉपिक पर हमें फोकस करना होता है बिल्कुल बेसिक तरीके से। वो हमेशा काम आता है, कभी भूलने वाली चीज नहीं है। ठीक, और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर रटना कठिन होता है, समझना आसान होता है, लेकिन हम कठिन चीजों को जबरदस्ती पकड़ के रखे रहते हैं। ये प्रॉब्लम होती है। देखिए इस चैप्टर में औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हम क्या देखेंगे, ये औद्योगिक क्रांति कब हुई, तो भाई 1760 में हुई ना। 17 मतलब 18वीं शताब्दी, 1760 में हुई मतलब 18वीं शताब्दी। यहाँ देखो 17 लिखा हुआ है, 17 मतलब 17 से आगे निकल गया, 17 लिखा मतलब 1700 साल कंप्लीट हो चुका है। और ये कौन सी शताब्दी में है, 18वीं शताब्दी में। अब देखो यहाँ 60 लिखा हुआ है, तो 51 से 60 किस में आता है, 60 के दशक में आता है। और वैसे ही 61 से 70 किस में आता है, 70 के दशक में, मतलब 60 के दशक में आता है। तो ये क्या बोलेंगे हम, 1760 को 18वीं शताब्दी का 6वां दशक। ओके।
ये खैर मैंने नॉलेज के लिए बता दिया आपको, ऐसे इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप सभी ने देखा भी होगा, और नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, ठीक है। बेसिक चीजों को तो आप बिल्कुल देखिए, उसको मत छोड़िए। औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? कभी तो हो गया 1760 में हुई औद्योगिक क्रांति, ठीक है, स्टार्टिंग इसी समय से हुई थी। कहाँ हुई? इंग्लैंड में, सर्वप्रथम इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में। क्यों हुई? अब इस पूरे चैप्टर में हम इसी को पढ़ेंगे, क्यों हुई और कैसे हुई। भाई यहाँ पर छोटा सा क्या है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये फैक्ट पर आधारित क्वेश्चन है। कब हुई? बिल्कुल एक शब्द में दे सकते हैं, हाँ भाई 1760 में हुई। कहाँ हुई? ये भी ठीक है, ये भी बता सकते हैं, ये वाला लोकेशन है, यहाँ पर हुई। लेकिन क्यों हुई ये थोड़ा लंबा है, कुछ कारण रहा होगा, और एक कारण तो नहीं रहा होगा, कई कारण रहे होंगे। तो ये पूरा चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई, लेकिन वहीं पर क्यों हुई, दूसरे जगह क्यों नहीं हुई। यहाँ हमारे यहाँ 7 महाद्वीप है, तो केवल यूरोप में ही औद्योगिक क्रांति क्यों आई, अफ्रीका में क्यों नहीं आई? और अगर वहां पर आई औद्योगिक क्रांति तो कैसे आई? स्टेप बाय स्टेप, ऐसे अचानक से तो एकदम आधुनिक मशीन नहीं आया गया होगा, स्टेप बाय स्टेप हुआ होगा सारा काम जो है। तो क्यों और कैसे, ये दो जो सवाल हैं, इन सवालों के जो जवाब है हम इस पूरे चैप्टर में ढूंढने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए। तो ये देते हैं, पिछले समय जब आप 10वीं में थे तो कुछ शब्दों के बारे में आप पहले से जानते हैं, है ना। 10वीं का वो जो चैप्टर में है ये शब्द, जैसे सामंतवाद है और हमारा पुनर्जागरण है, 10वीं का चैप्टर है, आपने पढ़ा होगा बिल्कुल, और नहीं पढ़ा होगा तो एक बार चलिए दोहरा देते हैं, क्योंकि ये जो बेसिक शब्द है ये हर जगह काम आता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 10वीं में मान लेते हैं लोकतंत्र के बारे में पढ़ा, पूंजीवाद और समाजवाद के बारे में पढ़ा, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, तो ये गलती किया, क्योंकि ये आगे हर किताब में आने वाला है ना। आप इसको राजनीति में भी देखेंगे, और कहीं कहीं जो है आप जो है इसको हमारा जो समसामयिकी न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़ चैनल आता है, उसमें भी देखेंगे, तो ये आपको हर जगह परेशान करेगा। तो बेसिक जो चीज होता है आप उसको ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि बेसिक एक बार क्लियर हो गया तो बाकी चीजों को याद करने में, समझने में ज्यादा परेशानी नहीं जाएगी। सामंतवाद को चलिए हम समझते हैं क्या होता है। सामंतवाद, ठीक है, तो समझिए, मान लेते हैं इतने बड़े क्षेत्र का है, बहुत बड़े से क्षेत्र का कोई एक जो है राजा है। अब ये अकेला राजा इतने बड़े क्षेत्र को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, चला नहीं पा रहा है, तो ये क्या करेगा, इस पूरे क्षेत्र को कई छोटे छोटे हिस्सों में बांट देगा। ये ऐसा, इसने जो है कई छोटे छोटे हिस्सों में क्षेत्र को बांट दिया, ये ऐसा, और अपने परिचित के लोगों को क्या कर दिया, यहाँ का जमींदार नियुक्त कर दिया कि भाई तुम यहाँ पर जाओ, इस पूरे एरिया में तुम शासन करो मेरे तरफ से, है ना, मेरे नाम से तुम यहाँ पर शासन करो, इस एरिया में तुम जाओ, इस एरिया में तुम जाओ, ऐसा करके अपने सभी जितने परिचित हैं उसको पूरे क्षेत्र में अलग अलग हिस्सों को दे करके ऐसा बांट दिया। और ये लोग क्या कहता है, जमींदार कहता है। अब ये क्या करते थे, अपने क्षेत्र में शासन करते थे, मतलब अपने क्षेत्र के ये राजा थे, वहां पर जो रूल लगाना है, जो नियम बनाना है, पूरा अधिकार था इनको, अपने क्षेत्र में कुछ भी कर सकते थे। बस ये क्या करते थे, टैक्स वसूल करके राजा को टैक्स देते थे। तो शासक कौन है ये पूरे एरिया का, अगर देखें तो अकेला राजा है, लेकिन राजा की तरफ से इन सभी एरिया में शासन कौन कर रहे हैं, जमींदार लोग कर रहे हैं। तो ये फॉर एग्जांपल के लिए अभी हम वर्तमान में समझते हैं, मान लेते हैं हमारे यहाँ लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हमारे यहाँ राजतंत्र है। अब हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो पूरे भारत पर शासन करते हैं, तो वो क्या हुआ, वो राजा हुआ। और हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री लोग हैं ये क्या है, यहाँ छोटे छोटे जमींदार हैं, जैसे कोई छत्तीसगढ़ का जमींदारी संभाल रहा है, कोई मध्य प्रदेश का जमींदारी संभाल रहा है, तो कोई गुजरात और राजस्थान का जमींदारी संभाल रहा है। अब ये लोग क्या करेंगे, अपने एरिया में कुछ भी नियम बना सकते हैं, कैसे भी शासन कर सकते हैं, अपने एरिया की ये राजा है, लेकिन टैक्स वसूल करके किसको देंगे, जो इनका हेड होगा उनको देंगे, मतलब प्रधानमंत्री को देंगे। अब भाई हमने प्रधानमंत्री को नहीं देखा है, प्रधानमंत्री ना तो यहाँ आता है ना ही हम वहां जाते हैं, तो हम उसको नहीं मानते उतना ज्यादा। हमारे सामने प्रत्यक्ष कौन है, अभी मुख्यमंत्री है, मतलब उस समय अगर जमींदार बोले तो जमींदार है हमारे सामने। तो हमारा शासक कौन होगा, हमारा राजा कौन होगा, जमींदार होगा।
लेकिन वास्तव में हेड राजा कौन है? जो सभी जमींदारों का हेड है वो। तो ये जो व्यवस्था है पूरी कि राजा एक जगह अपनी राजधानी में बैठेगा और पूरे क्षेत्र को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देगा और वहां जमींदार फिट कर देगा, और वो जमींदार वहां राजा की तरफ से उस क्षेत्र को संभालेंगे और टैक्स वसूल करके राजा को देंगे। तो ये पूरी जो प्रणाली है, व्यवस्था है, ये सामंतवादी व्यवस्था कहलाती है। और ये जो जमींदार लोग हैं ये सभी यही लोग सामंत कहलाते हैं। क्लियर है? चलिए, ये तो आपको जो है क्लियर हो गया। आपने 10वीं में एक चीज और पढ़ा होगा, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण चलिए, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण इसको इंग्लिश में रेनेसां भी बोलते हैं, है ना। पुनर्जागरण दो शब्दों से मिल करके बना है, पुनर् और जागरण, मतलब फिर से जागना। अभी क्या फिर से जागना? सो गए थे क्या वो जो फिर से जागना है? चलिए समझते हैं क्या है ना। पुनर्जागरण को समझते हैं, छोटा छोटा टॉपिक है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, और इसी को हम नहीं जानते और इसी कारण आगे जाके फंस जाते हैं, प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। ना तो 11वीं अच्छे से निकाल पाते हैं, ना 12वीं अच्छे से निकाल पाते हैं पढ़ाई करने के बाद। ये छोटा छोटा बेसिक कमजोर होने के कारण हम अगर कोई सरकारी पेपर का एग्जाम वगैरह भी देना है तो वो भी नहीं निकाल पाते, वहां पर भी प्रॉब्लम हो जाती है। बेसिक चीज होना बहुत मजबूत है, उसके बाद फिर आप आगे आसानी से बढ़ सकते हैं। बेसिक ही कमजोर रहा तो फिर प्रॉब्लम है। फिर पुनर्जागरण मतलब फिर से जागना, तो फिर से कैसे जागरोगे? तो यहाँ पर स्थिति ये थी कि ये जो क्षेत्र है हमारा, है ना, यूरोप वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर सब बढ़िया चल रहा था, सब ठीक था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वहां पर धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा। धर्म का प्रभाव, जैसे हमारे यहाँ क्या होते हैं, पुजारी होते हैं ना मंदिर में, तो वहां पर पादरी बोलते हैं। वहां चर्च का जो पुजारी होता है उसको पादरी बोलते हैं, और सभी पादरी लोग का एक हेड होता है जिसको बोलते हैं पोप। तो ये पोप लोग कई प्रकार का अफवाह फैला रहे थे। कैसे अफवाह फैला रहे थे कि भाई हम जो ईसाई लोग हैं, जो ईसाई धर्म को मानते हैं, हम ईश्वर की संतान है ना, हम ईश्वर की संतान है, बाकी सब लोग क्या है, फालतू लोग हैं, ये फालतू लोग हैं। हम कभी भी युद्ध करेंगे तो किसी से नहीं हारेंगे, हम सर्वशक्तिमान हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। अरे बाकी सब लफंडरगिरी लोग हैं ना, ये ऐसा ही है टाइम पास टाइप से। तो ये एक प्रकार के जो है मतलब अफवाह फैला करके रखे थे वहां के जो पोप थे वो लोग। ठीक है, ये स्थिति थी। अब चलिए भी ठीक है, सब पोप की बात मानते थे, राजा भी पोप का बात मानता था, हर जगह युद्ध वगैरह करते थे तो सोचते थे कि हाँ भाई हम तो सबसे बड़े हैं, किसी से नहीं हारेंगे, और गलती से जीत भी जाते थे उनसे। और जीतने के बाद फिर पोप के पास आते थे, उसका भैया हाथ जोड़ते थे, भैया आप सही बोले हो। अब पोप क्या बोलता था कि राजा ईश्वर का भेजा हुआ प्रतिनिधि है, ये बोला। तो राजा क्या करता था, फिर गलत काम करता था। मान लो जाए कहीं पर जाके किसी को मार दिया, किसी का संपत्ति हड़प लिया, और कई प्रकार का कोई गलत काम कर दिया। जब जनता आती थी उसके पास कि भाई आप राजा को आगे ऐसे करोगे तो कैसे बनेगा, तो राजा क्या करता था वहां पर, हाँ मैं तो ईश्वर का भेजा हुआ प्रतिनिधि हूँ, रुको ईश्वर से बात करता हूँ। हेलो, हाँ ईश्वर मैं गलती कर दिया, अच्छा हाँ भाई सभी जनता सुन लो, ईश्वर ने मेरे को माफ कर दिया, अब चलो निकलो यहाँ से। ये स्थिति थी। जनता भी हाँ यार अब ईश्वर ने माफ कर दिया तो हम लोग कौन होते हैं, वो जनता भी निकल जाती थी। ये स्थिति। एक बार क्या हुआ, सन 1453 की बात है, मतलब 15वीं शताब्दी की बात है। 15वीं शताब्दी में ईसाई और मुसलमान ये दोनों का युद्ध हुआ। कहाँ पर? कुस्तुनिया में, है ना, रोमन साम्राज्य की राजधानी थी कुस्तुनिया। तो कुस्तुनिया में क्या हुआ था, ईसाइयों का और मुसलमानों का युद्ध हुआ था। अब ये लोग तो सोच रहे थे ईसाई लोग कि भाई हमको तो कोई नहीं हरा सकता, हम तो ईश्वर की संतान है। युद्ध हुआ, बहुत जबरदस्त युद्ध हुआ, बहुत लंबा चला युद्ध, और उसके बाद फाइनली हुआ क्या कि मुसलमान जीत गए। अब मुसलमान जीत गए, अब पहली बार ईसाई लोग हारे, तो इसके मन में जो भ्रम था, है ना, कि भाई हम ईश्वर की संतान, सब टूट गया, सब खत्म हो गया। ये सब समझ गए कि ये जो है पोप जो है हम लोग को इतने समय से बेवकूफ बना रहा था। ये स्थिति थी। चलिए कोई बात नहीं, हार गए तो हार गए, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आया कि यहाँ पर है हमारा यूरोप जहाँ ईसाई रहते हैं, यहाँ पर है हमारे मुसलमान वाले क्षेत्र, इस्लामिक देश, और यहाँ पर है इंडिया। ठीक है, ये स्थिति। अब भाई भारत से क्या करता है, सभी लोगों को
सामान लेन देन करना है, सारा व्यापार तो भारत से ही होता है। मुस्लिम लोग क्या करते थे, भारत आते थे, भारत में व्यापार करते थे, सामान खरीदते थे और उन्हीं सामानों को ले जाकर के कहाँ बेचते थे, यूरोप में बेचते थे। तो यूरोपीय लोग सीधा भारत नहीं आ सकते थे, क्योंकि बीच में कौन लोग हैं, बीच में इस्लामिक कंट्री के लोग हैं ना, बीच में जो है यहाँ पर मुसलमान लोग हैं। तो ये मुसलमान लोग यूरोपियों को इधर आने नहीं दे रहे हैं। ये मुसलमान लोग भारत आते थे, यहाँ से व्यापार करके यूरोप में जाते थे, यहाँ बेचते थे और पैसा कमा के वापस आते थे। लेकिन जब झगड़ा हो गया तो वो व्यापार भी खत्म हो गया। अब यूरोपियों के पास केवल दो रास्ता, पहला या तो आप यहीं पर भूखे मर जाएं या तो फिर भारत जाने के लिए नए मार्ग की खोज में निकल जाएं। तो राजा ने ऐलान कर दिया कि भाई जो भारत जाने का नया मार्ग खोजेगा उसको मैं बहुत सारा पैसा दूंगा, ये दूंगा, सारा चीज उसको सुख समृद्धि से भर दूंगा। बहुत सारे लोग निकले, कोलंबस, वास्को डी गामा जैसे महान महान नाविक भी निकले भारत के खोज में, है ना। भारत का खोज तो बहुत पहले से हो गया था, भारत के मार्ग की खोज में कि भाई एक रास्ता तो ये है, अरब तरफ से जा सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता है क्या। तो यहाँ पर है हमारा क्या, यहाँ पर है अफ्रीका, और ये अफ्रीका में यहाँ से उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक होते हुए ये इधर से, है ना, मैप में देखते जाइए, मेडागास्कर मिलेगा आपको, यहाँ पर मेडागास्कर से होते हुए ये ऐसा भारत आया है। ये 1498 की घटना है, वास्को डी गामा सबसे पहले आया था भारत में, केरल के कालीकट में। कोई लोग कहते हैं कि पहले वो सूरत गया था, है ना, फिर बाद में सूरत से होते हुए वो जो है केरल के कालीकट में गया, लेकिन हिस्ट्री के बुक में लिखा हुआ है केरल के कालीकट में। जहां पर वो सबसे पहली बार कदम रखा उस जगह को आज भी वास्को डी गामा के नाम से जाना जाता है। आप केरल में देखिए वास्को दा गामा ऐसा आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये स्थिति थी पूरी, लेकिन भाई अब तो झगड़ा हो गए थे, है ना, तो अब ये यूरोपीय इधर नहीं जा सकते थे। तो राजा ने ऐलान कर दिया कि भाई भारत जाने का जो कोई भी नया रास्ता ढूंढेगा उसको बहुत पैसा मिलेगा, संपत्ति वगैरह सारी चीजें उसको जो है दी जाएगी। नया रास्ता ढूंढ लिया वास्को डी गामा ने भारत आने का। तो ये स्थिति थी। अब वहां पर क्या हुआ, अब पोप जो था हमारा उसकी वैल्यू खत्म हो गई। पहले लोग क्या करते थे, पोप को काफी वैल्यू देते थे, पोप की वैल्यू हमारी खत्म हो गई। अब जब लोग जो रूढ़िवादी परंपरा चली आ रही थी वो रूढ़िवादी परंपरा खत्म हो गई। अब लोग खुल करके सोचने लगे। पहले खुल करके नहीं सोच सकते थे लोग। पहले ये कहा था, जैसे एक अरस्तु नाम के कोई विचारक है, उन्होंने कहा था सिकंदर का गुरु अरस्तु और अरस्तु का गुरु प्लेटो, ये तीनों बहुत महान लोग हैं। तो अरस्तु ने कहा था कि भाई पृथ्वी जो है हमारी ये पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह, सभी तारे वगैरह जो भी हैं वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने फिर बाद में कहा कि नहीं भाई ये गलत बता रहे हो आप तो, लेकिन ये तो धार्मिक उन लोग का ग्रंथ में लिखा था कि पृथ्वी माता जो है हमारी वो केंद्र में है, बाकी सभी लोग उसका चक्कर लगा रहे हैं। और कोई अगर सही बोलने की कोशिश करता था तो उसको फांसी में लटका दिया जाता था कि तुम धर्म विरुद्ध बात कर रहे हो। लेकिन जब बाद में पोप का जो फैला रहा था भ्रम कि हम ईश्वर की संतान है, उस दुनिया में जब युद्ध हुआ, जब हार गए, तो पोप की वैल्यू खत्म हो गई और हर क्षेत्र में व्यक्तियों को खुल करके सोचने की, है ना, बिल्कुल फ्रीडम। आप हर क्षेत्र में रिसर्च कीजिए, राजनीति के क्षेत्र में, विज्ञान के विषय में, हर क्षेत्र में आप रिसर्च कीजिए, आपकी बातें मानी जाएंगी। ये एक नया क्या हुआ, सोच में परिवर्तन आया। लोग जो बीच में क्या हो गए थे, बिल्कुल रूढ़िवादी हो गए थे, परंपरागत तरीके से जीना चालू कर दिए थे। अब यहाँ पर क्या हो गया, लोगों में थोड़ा मॉडर्नाइजेशन आया, थोड़ी सी आधुनिकता आई और इसी समय को हम बोलते हैं पुनः जागरण, फिर से जागरण। यूरोप के लोगों में फिर से एक नई चेतना आई, फिर से वो क्या हो गए, मॉडर्न बन गए, आधुनिक हो गए। ये स्थिति है। और फिर जब यूरोप के लोग आधुनिक हो गए तो वो क्या करने लगे, सबसे ज्यादा पावरफुल हो गए, सबसे ज्यादा बुद्धिमान पावरफुल हो गए, तो वो क्या करने लगे, अलग अलग देशों में जाकर के वो आक्रमण करने लगे। जैसे ब्रिटेन है हमारा, ब्रिटेन अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के वो आक्रमण करने लगा। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटेन ने पूरे संसार के लगभग 90% देशों पर आक्रमण किया और पूरे संसार के 1/4 भाग पर कब्जा किया था अकेले ब्रिटेन ने, अकेले ब्रिटेन ने। ये स्थिति थी। लेकिन भारत में भी था, भारत को भी गुलाम बनाया था ब्रिटेन ने। लेकिन एक चीज देखिए, यहाँ पर ब्रिटेन ठीक है गुलाम बनाता था, अपने फायदे के लिए वो बनाता था, लेकिन जिस क्षेत्र में ब्रिटेन गया वहां के लोगों को उनसे बहुत सारी चीजें सीखने के लिए भी मिली। हमारे समय में पहले क्या था, राजा महाराजा होते थे। ब्रिटेन के जब लोग आए
है ना। तो सबसे पहली बार हमारे भारत में क्या आया, ऑफिशियल सिस्टम, कार्यालयीन पद्धति आई, कार्यालयीन पद्धति। ये अंग्रेजों के आने से आई, पता है कार्यालयीन पद्धति। कार्यालयीन पद्धति में क्या है कि भाई आप पुलिस विभाग के हैं, जाइए अपना विभाग का अलग से ऑफिस है आपका, वहाँ कमरे में जाके बैठ के काम कीजिए। आप बिजली विभाग से हैं, आप अपना बिजली वाला ऑफिस में जाइए। आप अपना जो है जल विभाग से हैं, आप अपने जल विभाग में जाके वहाँ पर काम कीजिए। ठीक, ऐसे एक जगह बैठने की जरूरत नहीं है, गप मत मारो बैठ के। ये कार्यालयीन पद्धति होता है। हर विभाग के लिए अलग से ऑफिस होता है और हर अधिकारी के लिए अलग से एक कमरा होता है। वो अधिकारी अपने कमरे में चुपचाप बैठ करके अपना काम निपटाते रहते हैं। हमारे भारत में क्या था, हमारे भारत में था राजतंत्र में, है ना, दरबारी वाली पद्धति। दरबार लगता था वहां पर, ये राजा बीच में ऐसा बैठा हुआ है, बिल्कुल तकिया लगा के, और दोनों तरफ मंत्री ये लंबे से वहां दूर तक बैठे हुए हैं, और इधर गलियारे में जनता लोग खड़े हैं। चल रहा है बकवास उन लोगों का घंटों तक ना, कोई काम हो नहीं रहा है। 10 आदमी एक साथ बैठेंगे कहाँ काम होगा, 10 अलग अलग अपने ऑफिस में बैठ जाएंगे, 10 प्रकार का काम होगा। अब एक जगह बैठेंगे तो टाइम पास होगा ना, गप मारेंगे वो लोग। चल रहा है बढ़िया, वो लोग का गप मार रहे हैं। और पीछे में कोई दरबारी बोल दिया कि हुजूर यहाँ सिलतनत तरफ से कोई बहुत महान नृत्यांगना आई है, आपके सामने एक नृत्य प्रस्तुत करना चाहती है। सरकार खुश हो गया, उसका जो राजा था, बहुत अच्छी बात है, हम उसके कला का प्रदर्शन देखना चाहते हैं। अब उसको बुला लिया, बीच में डीजे चल रहा है, बढ़िया मुनी वाला गाना चल रहा है, वो बीच में नाच रही है, सब लोग टाइम पास कर रहे हैं, कुछ काम ही नहीं हुआ दिन भर, कुछ काम नहीं हुआ। तो ये था हमारे यहाँ का दरबारी वाला सिस्टम। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों से हमने सीखा कार्यालयीन पद्धति की, भाई ऐसे एक साथ बैठ के टाइम पास मत करो। अंग्रेजों ने अपने अधिकारियों को बताया कि ये राजाओं जैसा एक साथ बैठ के टाइम पास मत करो, नहीं तो आप ही राजा जैसे नकारा हो जाओगे एकदम से। अपने अपने अलग अलग ऑफिस में जाओ, जो फाइल वगैरह है उठा लो अपने फाइल को, अपने ऑफिस में बैठ के काम करो जी। तो ये विभागीय कार्य प्रणाली जो है, विभागीय सिस्टम जो है, डिपार्टमेंटल जो सिस्टम है, ये अंग्रेजों के द्वारा लाई गई कि भाई अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग विभाग होंगे, सब लोग उसी विभाग में अपने अपने विभाग में जाके काम करेंगे। ये सारी चीजें हैं, ये हमने अंग्रेजों से सीखा। ओके, तो ये पुनर्जागरण है। पुनर्जागरण आने के बाद, यूरोप में पुनर्जागरण आने के बाद वो क्षेत्र बहुत ज्यादा विकसित होने लगा, हर क्षेत्र में विकास करने लगा वो। और जब विकसित हुआ तो पावरफुल भी हुआ, और अलग अलग क्षेत्र को, अलग अलग देश को अपने कब्जे में लेने लगा, अपने यहाँ मिलाने लगा वो। और वो भारत को भी अपने कब्जे में लिया। लगभग 25% देशों को अकेले जो है वो ब्रिटेन अपना गुलाम बनाया था, है ना। ये सारी चीजें थी। लेकिन जहाँ जहाँ जिस जिस क्षेत्र में ब्रिटेन गया, वहाँ वहाँ पर भी आधुनिकता आ गई। जैसे हम इतिहास की बात करें तो हमने प्राचीन इतिहास देखा, मध्यकालीन इतिहास के बारे में भी हमने सुना है। लेकिन आधुनिक इतिहास किसको बोलते हैं? जब से अंग्रेज आए हमारे यहाँ, उस समय से हम आधुनिक इतिहास के रूप में उसको हम पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि जब अंग्रेज आया तो हमारे देश में मॉडर्नाइजेशन आया ना, हमारा देश आधुनिक हुआ, और उसको हम आधुनिक इतिहास के रूप में पढ़ते हैं। अगर अंग्रेज नहीं आते तो ये जो है ना, हमारे मुगल ये बहुत लंबे समय तक हमको जो है ऐसे चलाते रहते। हो सकता है आज भी कोई राज सत्ता यहाँ पर होती हमारा। ये अंग्रेज आए तब हम अंग्रेजों से सीखे कि हाँ भाई, हमसे इसको विरोध करना चाहिए और यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना करना चाहिए, क्योंकि विदेशों में भी बहुत जगह लोकतंत्र की स्थापना हो रही थी। ठीक है, चलिए, ये है हमारा पुनर्जागरण। ठीक, तो देखिए, ये जो पुनर्जागरण का जो कार्य है, ये जो बड़े बड़े परिवर्तन हुए है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पुनर्जागरण के विषय पर हम बात कर लेते हैं। क्योंकि ये जो हमारा चैप्टर है ना, औद्योगिक क्रांति, ये 10वीं के ये पुनर्जागरण वाला जो हमारा चैप्टर है, ये सामंतवाद वाला जो हमारा टॉपिक है, लगभग इन्हीं चीजों पर बेस खड़ा हुआ है। तो चलिए हम जो है इसके ऊपर थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। पुनर्जागरण, जो बड़े बड़े परिवर्तन हुए पुनर्जागरण काल में 1760 में, है ना, जब औद्योगिक क्रांति आई, और ये जो बड़े बड़े परिवर्तन हुए, इस विषय पर चलिए हम बात करते हैं। परिवर्तन तो ध्यान दीजिए, 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक का जो समय है, ये बिल्कुल पुनर्जागरण का काल कहलाता है। इसी समय में बड़े बड़े परिवर्तन हुए थे। ठीक, बहुत सारे परिवर्तन हुए थे। राजनीतिक परिवर्तन हुए थे, वैज्ञानिक परिवर्तन हुए थे, औद्योग के क्षेत्र में औद्योगिक परिवर्तन हुए। लेकिन समाज में अगर हम रहते हैं तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक पैसा और एक हमारा समाज।
तो हम राजनीतिक परिवर्तन पर फोकस करेंगे और हम फोकस करेंगे यहाँ पर औद्योगिक परिवर्तन पर, क्योंकि औद्योगिक परिवर्तन अर्थव्यवस्था पर निर्भर है और हमारा राजनीतिक परिवर्तन जो है ये सोसाइटी राजनीति पर है। हम समाज के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, राजनीति के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, तो हम दो चीजों में परिवर्तन को ज्यादा फोकस करेंगे, जो कि सबसे वाकई में बहुत बड़ा परिवर्तन था और वो था औद्योगिक परिवर्तन। औद्योगिक परिवर्तन ओके, पहला ये जो है परिवर्तन 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच हुई थी। 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी का जो बीच का समय है, ये जो मैं लिखा हूँ वो ईसा पूर्व वाला है ना, कंफ्यूज मत होइए। और ज्यादातर हम जो बातें करेंगे वो ईसा पूर्व की होती है, ईस्वी को तो बहुत पुरानी बातें हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए परिवर्तन ये है 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच में बहुत सारे बड़े बड़े परिवर्तन हुए, जिसमें दो परिवर्तन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला औद्योगिक क्रांति और दूसरा है हमारा राजनीतिक क्रांति। राजनीतिक क्रांति ओके। चलिए हम पहले राजनीतिक क्रांति से शुरुआत करते हैं, क्योंकि औद्योगिक क्रांति तो हमारा टॉपिक ही है, तो इसको तो देखना ही है। तो जो टॉपिक नहीं है उसको हल्का सा देखना है, तो उसी को पहले देख लेते हैं। तो ये जो हमारी राजनीतिक क्रांति है, इसमें भी दो विषय को हमको फोकस करना है। राजनीतिक क्रांति बहुत जगह हुई, लेकिन दो जगह के राजनीतिक क्रांति पर ज्यादा फोकस करना है। एक अमेरिका की राजनीतिक क्रांति और दूसरा फ्रांस की राजनीतिक क्रांति। अमेरिका की जो राजनीतिक क्रांति हुई थी ये 1776 से 1781 तक के बीच की ये घटना है। मैंने आपको बताया था किसी भी विषय पर बात करेंगे तो केवल हम 4 विषय पर ही बात करेंगे, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था और कैसे हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बता दिया कहाँ पर हुआ था, अमेरिका में कब हुआ था, 1776 में अमेरिकी क्रांति हुई थी, और दूसरा फ्रांस में हुआ था, और कब हुआ था ये 1789 से 1799 के बीच की घटना है। चलिए इसके ऊपर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं ना, कि भाई कब हुआ था, कहाँ हुआ था। हाँ ये तो हमने देख लिया, अब क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं औद्योगिक क्रांति कहाँ पर आई थी, सबसे पहले यूरोप में आई थी ना। यूरोप में भी बात करें तो ब्रिटेन में आई थी। तो ब्रिटेन में बहुत ज्यादा क्या हुआ, उद्योगों का विकास हुआ, जगह जगह फैक्ट्री बने, जगह जगह जो है कारखाने बने, उत्पादन बढ़ने लगा। पहले 10 आदमी मिल करके एक वस्तु बनाते थे, अब एक आदमी 100 वस्तु बना दे रहा है मशीन की सहायता से। अब यहाँ पर फैक्ट्री बहुत ज्यादा हो गए, उत्पादन बहुत ज्यादा हो गए, खरीदने वाला कोई नहीं है। अब राजा को औद्योगिक क्रांति लानी थी, इस कारण लोगों को जबरदस्ती पकड़ के क्या किया जा रहा है, फैक्ट्री में काम कराया जा रहा है। जो जगह है वो जमीन को क्या किया जा रहा है, फैक्ट्री में तब्दील कर दिया जा रहा है, मतलब। और टैक्स भी बहुत ले रहा है राजा, जो है टैक्स भी बहुत वसूल रहा है जो फैक्ट्री मालिक है उनसे। तो फैक्ट्री मालिक किसको प्रताड़ित कर रहा है, फिर ये जो है मजदूरों को शोषण कर रहा है। तो इस सभी परेशानियों से एक प्रकार से मतलब ब्रिटेन क्या हो गया था, बिल्कुल परेशानियों का गढ़ बन गया था। तो आजादी के लिए एक स्वतंत्र देश में सांस लेकर के एकदम आराम से हम जी सकें, इस सोच को अपने मन में रखते हुए वहां के बहुत सारे नागरिक क्या हो गए, ब्रिटेन को छोड़ करके अमेरिका आ गए। क्योंकि भाई कोलंबस ने क्या किया था, अमेरिका जाने का रास्ता खोज लिया था। कोलंबस हम जानते हैं कि कोलंबस कहाँ निकला था, स्पेन का नाविक था, वो भारत की खोज में निकला था, लेकिन गलती से अमेरिका चला गया। तो अमेरिका जाने का रास्ता पता चल गया सब यूरोपियों को। तो बहुत सारे ब्रिटेन के जो लोग हैं, यूरोप के जो और बहुत सारे जो लोग हैं, वो कहाँ चले गए थे, अमेरिका आ गए, और वहां आकर के मस्त आराम से रहने लगे। वहां पर देखा कि भाई यहाँ तो विकास हुआ नहीं है, तो वहां पर अपना काम धाम चलाने लगे हैं, थोड़ा बहुत विकास करने लगे और बढ़िया आराम से वो रहने लगे उस क्षेत्र में। ये सब तो चलिए ठीक है, बढ़िया चल रहा था। लेकिन जब ये लोग गए वहां पर, तो इनके पीछे पीछे और बहुत सारे लोग आने लगे कि भाई अमेरिका में जगह बहुत बढ़िया है, सुने हम लोग भी वहीं जाके रहेंगे। अब ये धीरे धीरे यूरोप जो है खाली होने लगा और सभी लोग अमेरिका में आकर के बसने लगे। अब राजा ने देखा ये सारा चीज, तो राजा भी आ गया पीछे पीछे, और उन्होंने देखा कि भाई जनता तो यहाँ बढ़िया खुशहाल है, बहुत कमा रही है। तो वो जनता के बीच में आके ऐलान करते हैं कि देखिए भाई, आप हमारे जनता है ना, आप हमारे प्रजा है, तो आप जहां जाओगे, जिस क्षेत्र में रहोगे, वो क्षेत्र भी हमारा हो जाएगा और वहां पर भी आप हमारे प्रजा ही रहोगे। ऐसे नहीं कि आप ब्रिटेन को छोड़ के आ गए दूसरे जगह, मतलब आप हमारे प्रजा नहीं हो। आप जहां जाओगे वहां आप हमारे प्रजा ही रहोगे और आपका संपत्ति हमारा संपत्ति होगा। ये स्थिति, और पूरे क्षेत्र में फिर से कब्जा कर लिया ब्रिटेन ने।
यूरोप के और बहुत सारे देश है, पुर्तगाल, फ्रांस वगैरह, वो लोग भी आए लेकिन बाद में आए वो लोग, है ना, और अपना अपना जमीन देख करके वो कब्जा करने लगे। ये स्थिति थी। अब जो कचरा वो लोग कहाँ किए थे, ब्रिटेन में किए थे, औद्योगिकरण कर करके वही कचरा फिर यहाँ करने लगे ब्रिटेन में। अब यहाँ पर भी लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के फैक्ट्रियों में काम कराने लगे। अब देखो क्या है कि उनको मजदूर नहीं मिलते थे, तो क्या करते थे, देखिए यहाँ पर ये है अमेरिका, नक्शे में देखिएगा, और ये है हमारा यूरोप, और ये है क्या हमारा अफ्रीका। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। तो ये लोग क्या करते थे, पहले जाते थे अफ्रीका, और अफ्रीका में जो लोग हैं उन लोग को जंजीर से बांधते थे, गुलाम बनाते थे उनको, और जंजीर से बांध करके उनको क्या करते थे, उनको जहाज में बैठा देते थे, और जहाज में बैठाने के बाद उनको गुलाम बना के, स्लेव बना करके, है ना, इंग्लिश में स्लेव बोलेंगे, यहाँ गुलाम बना करके वो कहा जाते थे अमेरिका लाते थे, और अमेरिका में खदानों में जबरदस्ती उनसे जो है काम कराते थे, और यहाँ के खदानों से सोना निकलता था, और उस सोने को कहाँ ले जाते थे, फिर यूरोप। फिर यहाँ तक, यहाँ से दास उठाते थे, गुलाम उठाते थे, और ये गुलाम उठा करके फिर यहाँ जाते थे कहाँ, हमारा अमेरिका, और अमेरिका से फिर सोना निकाल करके कहाँ जाते थे, यहाँ पर। तो ये सर्कल चलता था, यूरोप से अफ्रीका, अफ्रीका से अमेरिका, और अमेरिका से फिर यूरोप। यूरोप से आते थे, दास उठाते थे अफ्रीका में, अफ्रीका से दास लेकर जाते थे अमेरिका में, और अमेरिका से सोना उठा करके जाते थे कहाँ, फिर यूरोप। ये स्थिति थी। वहां के लोग परेशान हो गए बहुत ज्यादा कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये तो हमारा शोषण कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, अमेरिकी जो लोग हैं उनकी भी थोड़ी सी गलती है। जैसे यूरोप में वहां पर का पोप क्या कर रखा था, धर्म के नाम पर सबको मतलब एक प्रकार से अंधा बना कर रखा था ना, वैसे ही अमेरिका में भी वहां का जो पुजारी होता था वो भी लोगों को अंधा बना कर रखा था। वो क्या बोलता था कि भाई यूरोप तरफ से कुछ लोग आएंगे, वो जो लोग हैं वो ईश्वर के अवतार होंगे, भगवान के अवतार होंगे, और वो यहाँ करके क्या कर देंगे, इस क्षेत्र का बिल्कुल काया पलट कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे, ये होता था। तो जब यूरोपीय लोग यहाँ पर आए तो अमेरिकियों को क्या करना चाहिए था, उनको मार के भगा देना चाहिए था। लेकिन अमेरिकियों ने क्या किया, वो सोचा कि यही भगवान है जिसके बारे में हमारा पुजारी बताया था, और वो बिल्कुल उसका आव भगत करते हैं, उसको अपना हाथ पकड़ते हैं, उसका हाथ पकड़ करके अपने राजमहल में ले जाते हैं, जगह जगह घुमाते हैं, सबको तो बता देते हैं यहाँ पर सोना निकलता है, यहाँ पर ये निकलता है, यहाँ पर सारा चीज बता देते हैं। अब वो जो यूरोपीय लोग हैं वो सारा देख करके खुश होते हैं, चलिए भी बहुत बढ़िया बात है, राजमहल में जाते हैं, बढ़िया खाना वाना खाते हैं, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, अमेरिका पर कब्जा कर रहे हैं, ये ऐलान कर देते हैं यूरोपीय लोग, और अमेरिकन को मार देते हैं, गुलाम बना देते हैं। तो अमेरिकन ने तो अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारी थी, लेकिन बाद में फिर ये क्या होने लगे, धीरे धीरे जागरूक होने लगे। अब यहाँ पर अमेरिका में जैसे ब्रिटेन आया था ना, वैसे ही फ्रांस और बहुत सारी स्पेन और बहुत सारी यूरोपीय कंट्री आई थी। केवल ब्रिटेन अमेरिका में नहीं आया था, जैसे हमारे भारत में भी केवल अंग्रेज लोग नहीं आए थे, डच लोग भी आए थे, पुर्तगाली लोग भी आए थे, तो वैसे ही यहाँ पर भी स्थिति, यहाँ पर भी स्पेनिश लोग आए थे, फ्रांसीसी लोग आए थे। तो ये लोग लेकिन बाद में ज्यादा माल कौन कमा रहे थे, ज्यादा पैसा कौन कमा रहे थे, अंग्रेज लोग, क्योंकि वो पहले आए थे। इस कारण देखिए यहाँ पर क्या है, फ्रांस ने फिर सोचा कि यार मैं तो पैसा नहीं कमा रहा हूँ, पूरा फायदा तो ये कमा रहा है, ब्रिटिश है ना, अंग्रेज लोग कमा रहे हैं। तो वो फ्रांस क्या किया, अमेरिकन से मिल गए जाकर के, और उनको बोला कि भाई मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, तुमसे मिल करके मैं क्या करूंगा, अंग्रेजों को यहाँ से भगा दूंगा। तो अमेरिकन ने भी सोचा चलिए भाई बढ़िया बात है, और दोनों मिल करके क्या करने लगे, आंदोलन लड़ाई वगैरह करने लगे। फाइनली ब्रिटिश जो लोग हैं, अंग्रेज लोग हैं, उनको भगा दिया। अब आजाद हो गया अमेरिका, अब बचे कौन, अमेरिकन और फ्रांसीसी लोग। तो अमेरिकन तो चालाक हो गए थे, अब ये लोग सोचने लगे कि भाई अब हमने अंग्रेजों को हटा दिया, अगर हमने इन फ्रांसीसियों को भी जल्दी से जल्दी यहाँ से नहीं हटाया तो अब ये लोग हमको गुलाम बना देंगे। तो अमेरिका ने कहा देखिए अंग्रेज तो चले गए है ना, अपने क्षेत्र को चले गए, वो लोग हमको आजाद कर दिया, अब तुम भी निकलो, तुम्हारा कोई काम नहीं है, जहाँ अपने फ्रांस में वहां जाके बढ़िया रहना। अब जो है फ्रांस आया, चुपचाप मुंह लटका गया, वहां से देखा फ्रांस की स्थिति वहां पर भी खराब थी, वहां किसी देश ने गुलाम नहीं बनाया था, लेकिन वहां का जो राजा था वो बहुत क्रूर था। तो फ्रांसीसियों ने सोचा कि भाई हमने थोड़ा सा क्या किया, मेहनत किया, और हमने अमेरिका को क्या करा दिया, आजाद करा दिया, हमने अमेरिका को आजाद करा दिया, तो क्या हम अपने लिए नहीं लड़ सकते। और उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया बढ़िया सा, वहां का जो राजा था जो बहुत क्रूर था, लुई 16वां,
है ना, बुरबुर राजवंश का राजा था लुई 16वां, उसके खिलाफ बिल्कुल एकजुट हो गए, सब एकजुट हो गए, एकदम पूरा जनता को इकट्ठा कर दिया और उसके राजमहल में धावा बोल दिया। सभी ऑफिस जहाँ कर्मचारी वगैरह थे, ऑफिस थे, सरकारी ऑफिस, पुलिस विभाग, जेल वेल था, सबको तोड़ ताड़ डाला, जो भी हथियार मिला सबको उठा लिया और राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और इस प्रकार से उन्होंने फ्रांस को भी आजाद कराया। तो ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन था जो कि अमेरिका में और फ्रांस में घटा था। क्लियर है? अब हम बात करते हैं औद्योगिक क्रांति की। ठीक है, ये छोटा टॉपिक नहीं है, अब पूरा चैप्टर पर तो हमें केवल इसी पर ही फोकस करना है, औद्योगिक क्रांति। और औद्योगिक क्रांति आई थी सन 1760 में, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। कहाँ पर आई थी? इंग्लैंड में आई थी। और क्यों आई थी, क्या कारण था कि इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति सबसे पहले आई थी? अफ्रीका में भी आ सकती थी सबसे पहले, अमेरिका में भी आ सकती थी, भारत में भी आ सकती थी, लेकिन इंग्लैंड में ही सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति क्यों आई और आ गई, तो औद्योगिक क्रांति का विकास फिर कैसे हुआ, क्यों और कैसे, इस सवाल पर जो चर्चा है हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं करते, वीडियो को छोटा छोटा बनाते हैं जिससे हमारा फोकस बन जाए। ज्यादा लंबा करने से थोड़ा वो क्या हो जाएगा, बोझिल हो जाएगा। ओके, चलिए।